हाँ जी बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बड़ा जैसे कि आपको पता है, हम लोग जो है इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति नाम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि बच्चों हम लोग अपनी एक क्लास पहली क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया कि इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, और फिर उस वीडियो में मैंने आपको बच्चों यह भी बताया कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल करने के लिए बच्चों हमारे पास दो पॉलिसी थी। सबसे पहली पॉलिसी बच्चों थी फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। और दूसरी पॉलिसी बच्चों क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जिसके बारे में चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में, आज इस लेक्चर में करेंगे। तो भाई समय वेस्ट नहीं करते, शुरू करते अपने लेक्चर को, अपनी क्लास को। तो डालेंगे हेडिंग बच्चों, लिखेंगे सब बच्चे मॉनेटरी पॉलिसी। लिखो भाई मॉनेटरी पॉलिसी, हिंदी में लिखो बच्चों। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति। हाँ भाई, हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बच्चों इसका नाम है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये पॉलिसी है क्या, ये नीति है क्या, सुनो भाई। देखो बेटा, बात ऐसी है कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार जो नीति अपनाती है, हमारी गवर्नमेंट जिस पॉलिसी को अपनाती है बच्चों, उस पॉलिसी का नाम तो हम लोगों ने क्या दिया था जी, उसका नाम हमने दिया था फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। लेकिन वो पॉलिसी जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक, हमारे देश का केंद्रीय बैंक अपनाता है बच्चों, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी विच इज अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये वो पॉलिसी है जो एक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, एक देश के सेंट्रल बैंक द्वारा अपनाई जाती है देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब इस पॉलिसी में है क्या, तो सुनो भाई। सबसे पहली बात, इस पॉलिसी के अंदर बच्चों बहुत सारे टूल है। इस पॉलिसी के अंदर बच्चों बहुत सारे मेथड है, जिन मेथड से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में, तो बच्चों मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है जी। अगर हम लोग इन्फ्लेशन के हिंदी में मुद्रास्फीति के मतलब की बात करें, तो उसका सिंपल सा मतलब है प्राइस लेवल का बढ़ जाना। जब कीमत स्तर, जब बाजार में, मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ने लग जाता है, जब बाजार में, मार्केट में कीमत का स्तर बढ़ने लग जाता है, उस स्थिति को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। और इसमें मॉनेटरी पॉलिसी अपने बहुत सारे टूल्स को अपनाता है इसको कंट्रोल करने के लिए, जिसमें कि सबसे पहला टूल बच्चों होता है बैंक रेट। तो लिखेंगे आप लोग बच्चों क्या, बैंक रेट, बैंक दर। और अब सुन लो ये होता क्या और किस माध्यम से या किस तरीके से हम इसके माध्यम से देश में महंगाई को, देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज बैंक रेट। ये बैंक रेट क्या है भाई, ये बैंक दर क्या है भाई। तो सुनो भाई, ये बैंक दर क्या है, बैंक रेट क्या है जी। इसका सिंपल सा मतलब बच्चों ये है, इसका सिंपल सा मतलब बच्चों ये है कि जब एक देश का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। तो जब एक देश का सेंट्रल बैंक उस देश के कमर्शियल बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, तो जब एक देश का आरबीआई सेंट्रल बैंक उस देश के कमर्शियल बैंक को लोन देता है, फॉर एग्जांपल आरबीआई ने एसबीआई को भाई साहब लोन दिया, और जिस रेट पर लोन दिया कि आरबीआई ने एसबीआई को बोला कि ठीक है भैया लोन ले लो, लेकिन जो लोन की रेट रहेगी वो रहेगी 5%। तो जब एक देश का केंद्रीय बैंक, देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जब एक देश का केंद्रीय बैंक एक देश के कमर्शियल बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन देता है, तो जिस रेट पर लोन दिया जाता है उस रेट को बच्चों क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने एसबीआई को बेटा मान लो 1 लाख रुपए का लोन दिया, कितने परसेंट पे, 5% पे। तो एसबीआई वापसी कितना करेगा बच्चों, वापसी करेगा 1 लाख, तो करेगा प्लस 5%, बोले तो अगर मैं 1 लाख का बच्चों 5% निकालूंगा तो कितना आएगा जी, आ जाएगा आपका ये 5,000। ठीक, तो 1,05,000
जो है वापसी करने पड़ जाएगा। किसको बच्चों? एसबीआई को। तो सिंपल सिंपल वो रेट जिस पर एक देश का कमर्शियल बैंक एक देश के सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, उस रेट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट कहते हैं। उस रेट को हम लोग बैंक दर कहते हैं। ठीक, अब इससे किस तरीके से महंगाई कंट्रोल होगी? अगर मान लो इस बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए, इस बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए, फॉर एग्जांपल कि मान लो बैंक रेट बढ़ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब आरबीआई 5% पे नहीं, अब आरबीआई जो है ना, अब आरबीआई 8% पे लोन देगा। पहले क्या था? पहले 5% पे लोन मिल रहा था, लेकिन अब आरबीआई 8% पे लोन देगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब एसबीआई को अगर 1 लाख रुपए लेने हैं, तो इस 1 लाख रुपए को लेने के लिए अब एसबीआई को बदले में 1,05,000 नहीं, कितना बच्चों? 8%। अब बदले में इस 1 लाख के लोन के लिए बदले में 8,000 रुपए ऊपर से, क्योंकि ये क्या है? इसकी ब्याज है, अर्थात 1,08,000 रुपए वापसी करने पड़ेंगे। तो आरबीआई एसबीआई के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए क्या हो गया जी? लोन लेना महंगा हो गया। ठीक है ना? बैंक रेट बढ़ने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए लोन लेना महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? वो इसलिए महंगा हो गया क्योंकि जो 1 लाख रुपए का लोन था, वो 1 लाख रुपए का लोन पहले 1,05,000 का मिल रहा था, लेकिन अब वही 1 लाख रुपए का लोन, अब 1,08,000 का मिल रहा है। इट मींस क्या? लोन हो गया महंगा। और बेटा इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ बोरिंग। बच्चों क्या बोला मैंने? कॉस्ट ऑफ बोरिंग। ठीक है? तो बैंक रेट के बढ़ने से जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है, जो उधार लेने की लागत होती है बच्चों, बढ़ जाती है। अब जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी, जब उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी, तो एसबीआई लोन नहीं लेगा। एसबीआई लोन नहीं लेगा तो क्या होगा जी? मार्केट में लोन का अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि एसबीआई जब लोन लेगा नहीं तो आगे लोन बांटेगा नहीं। एक बात तो एसबीआई आगे लोन कब बांटेगा? जब एसबीआई के पास पैसा होगा। और एसबीआई पैसा किससे लेता है जी? एसबीआई लेता है पैसा आरबीआई से। तो अगर एसबीआई आरबीआई से लोन लेगा नहीं कि नहीं हमको नहीं चाहिए 1 लाख, जब एसबीआई आरबीआई से लोन नहीं लेगा तो सिंपल सी बात है, वो मार्केट में वो पब्लिक को, वो जनता को भी लोन नहीं बांट पाएगा। जनता के लोन नहीं बांट पाएगा। जब जनता को लोन नहीं बढ़ेगा, जब जनता के पास पैसा नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा जी? मार्केट में मनी सप्लाई, जो मुद्रा की पूर्ति है, वो कम हो जाएगी। और अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो आप जानते हो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जनता की खरीदने की शक्ति। बिकॉज जब मार्केट में पैसा ही नहीं होगा, पैसा क्यों नहीं है जी? मार्केट में पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि एसबीआई ने मार्केट में लोन नहीं बांटा। तो मार्केट में पैसा कम होने की वजह से जनता की परचेजिंग पावर कम, और परचेजिंग पावर कम तो आप जानते हो कि मार्केट में प्राइस का लेवल डाउन। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा रखा है पूरा आप लोगों को कि किस प्रकार इस तरीके से जो है मनी सप्लाई कम होने से, परचेजिंग पावर कम होने से, ठीक है ना, जो प्राइस का लेवल है वो कैसे घट जाता है। ठीक है भाई, एक काम करो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, नोट करो उसको। चलिए भाई, अब बच्चों बढ़ते आगे। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक रेट से किस प्रकार मार्केट में प्राइस का लेवल डाउन हो जाएगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। दूसरा सुन लो, लिखो। दूसरा क्या होता है जी? दूसरा होता है, आप लिखना इसके नीचे, मैं इसको नहीं मिटा रहा क्योंकि मुझे इसकी एग्जाम नीड पड़ेगी। दूसरा क्या होता है जी? दूसरा होता है बच्चों रेपो रेट। बच्चों क्या बोला मैंने? रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या है इसको जानो भाई। अब ये रेपो रेट क्या होती है इसको भी जान लो भाई। देखो, जिस रेट पर एक देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस देश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन देगा, तो जिस देश पर एक देश का केंद्रीय बैंक अपने देश के कमर्शियल बैंक को, वाणिज्य बैंक को लोन देता है, तो उस रेट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट। भैया अभी तो आपने सिखाया कि उसको तो हम लोग बैंक रेट बोलते हैं, कि जब एक देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई उस देश के एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन देगा, तो जिस रेट पर लोन देगा, अभी तो आपने बोला उसको बैंक रेट बोलते हैं, और अब आप बोल रहे हो कि नहीं उसको तो रेपो रेट बोलते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हो? आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? बेटा मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप कंफ्यूज अपने आप हो रहे हो। सिंपल सी बात है यार, सुनो बहुत ध्यान से, कि आरबीआई जब एसबीआई को लोन देगा, जब एक देश का केंद्रीय बैंक उस देश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर क्या मान लो पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, लेना बैंक, देना बैंक, अंशण बैंक जो भी है, तो जब एक देश का केंद्रीय बैंक अपने देश के
अन्य बैंक को लोन देगा तो जिस रेट पर लोन देगा उस रेट को हम लोग बैंक रेट भी बोलते हैं और उस रेट को हम लोग रेपो रेट भी बोलते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? तो अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस बस इतना सा है कि बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, कि अगर आपने लोन दिया लंबे समय के लिए, इट मींस 90 डेज से ऊपर के लिए, तो उसको क्या बोल देंगे? तो उस पर लगती है बच्चों बैंक रेट। और अगर आपने लोन दिया शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, ठीक है ना, अगर हमने लोन दिया शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, फॉर एग्जांपल 2 से 90 दिन के लिए, तो उस केस में बच्चों क्या लगती है? उस केस में लगता है रेपो रेट। तो लंबे समय की अवधि के लिए दिया गया लोन बैंक रेट और कम समय की अवधि के लिए दिया गया लोन रेपो रेट। बाकी केस सेम है। अब सिमिलर वो हो जाएगा कि मान लो रेपो रेट क्या थी बच्चों? 5% की। आरबीआई ने पहले 5% की रेपो रेट पर लोन दिया, फिर ये, अब बाद में क्या हुआ? रेपो रेट को भी बढ़ा दिया। अब जब रेपो रेट बढ़ जाएगी, जब रेपो दर बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? इससे रेपो दर के बढ़ने से जो एसबीआई है, सिंपल सी बात है कि जो आरबीआई है पहले 5% पर एसबीआई को लोन दे रहा था। आरबीआई जो है पहले 5% पर एसबीआई को लोन दे रहा था और एसबीआई जो है लोन ले रहा था। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट बार बार बोल रहा हूं, रेपो रेट को 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया जी, 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया, तो इस वाली स्थिति में तो मेरे प्यारे बच्चों अब एसबीआई को जो 1 लाख रुपए का लोन है वो कितना का मिलेगा? 1,08,000 का, जो कि पहले कितने का था? 1,05,000 का। तो रेपो रेट के बढ़ने सेम क्या हुआ? सेम कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी, उधार खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? एसबीआई लोन नहीं लेगा, क्योंकि 1 लाख का लोन जहां पहले 1,05,000 रुपए का था, अब उसी 1 लाख के लिए एसबीआई को 1,08,000 देने पड़ेंगे, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। पहले 1,05,000 पे कर रहा था, अब 1,08,000 पे करेगा। तो इस वाले केस में एसबीआई बोलेगा मैं 3,000 एक्स्ट्रा क्यों पे करूं? तो क्या बोलेगा? नहीं, हमको लोन नहीं चाहिए, वो लोन नहीं लेगा। तो जब वो लोन नहीं लेगा तो मार्केट में लोन का अमाउंट कम हो जाएगा। जब मार्केट में लोन बटेगा ही नहीं कि हम बैंकों में गए कि बैंक लोन, बैंक ने क्या बोला? नहीं, लोन है नहीं। लोन क्यों नहीं है? क्योंकि बैंकों ने आरबीआई से पैसा नहीं लिया। तो बैंकों ने आरबीआई से पैसा नहीं लिया, जिसकी वजह से बैंक इस जनता को, हम जैसे गरीब जनता को बैंक लोन नहीं बांट पा रहा, जिससे क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जनता के पास पैसा कम, उनकी परचेजिंग पावर कम, और अगर परचेजिंग पावर कम तो प्राइस का लेवल डाउन। तो सिमिलरली जिस प्रकार बैंक रेट था उसी प्रकार बच्चों क्या होता है? उसी प्रकार रेपो रेट भी होता है। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, नोट करो इसको। चलो चलिए, तो बेटा आगे बढ़ते हैं। देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं भाई। इसको मैं रब करता हूं, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है ना? चलिए, अब देखो भाई, अब क्या बातचीत कह रहा है ये, तो सुनो कि ये अब क्या बात कहना चाह रहा है, इसको भी जानो जी। अब ये कहना चाह रहा है, अगला केस 3rd नंबर पे बच्चों, एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब देखते हैं इसके माध्यम से कैसे मार्केट में जो है लोन कवर होगा। तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। अब ये होता क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी में, मौद्रिक नीति में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे जी? बैंक रेट को तो घटाएंगे। यहां लिख लो, काम करते हैं कि बैंक रेट को घटाएंगे, रेपो रेट को घटाएंगे। CRR क्या करेंगे जी? नहीं पता, लेकिन अभी चल जाएगा पता कि CRR के साथ हम लोग क्या करेंगे। अब देखो भाई, ये होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय CRR, कैश रिजर्व रेशियो से आपका क्या मतलब है? तो सुनो
बेटा एक देश का कमर्शियल बैंक, जैसे कि मान लो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, तो बेटा मान लो कि ये बैंक है जिसका नाम बच्चों क्या है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। भैया इस पंजाब नेशनल बैंक के पास जो है ना टोटल कुल मिला के बच्चों मान लो 1 लाख रुपए है बांटने के लिए, मतलब बांटने के लिए छोड़ 1 लाख रुपए कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख करोड़ मान लो, बात तो वही है। अब होता है क्या है, आरबीआई के पास से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ऑर्डर आया किसको, पीएनबी को, कि हाँ भाई पीएनबी आपको जो है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को रखना पड़ेगा 20%। आरबीआई के पास से क्या आया, ऑर्डर, किसको आया, पंजाब नेशनल बैंक को, कि आपको 20% कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो भी 1 लाख करोड़ रुपए है, कि पीएनबी के पास जो भी 1 लाख करोड़ रुपए है, अब इसका मैं निकालूंगा 20%, तो 2 पार्ट बन जाएंगे। अगर 1 लाख का 20% तो कितना हो गया, 20,000, तो बच कितने गए जी, बच गए 80,000। तो आरबीआई के पास से ऑर्डर आया था कि सीआरआर हम कितने रखेंगे, हम रखेंगे 20%, कि सीआरआर को हम रखेंगे 20%। अब इसका मतलब ये कि पंजाब नेशनल बैंक के पास जो 1 लाख करोड़ थे उसमें से जो 20% है वो क्या हो गए, सीआरआर, और जो 80,000 है बड़े इसको लोन के रूप में बांटा जाएगा। और जो ये 20,000 रुपये बचे हैं इसको आरबीआई क्या बोलेगा, इस 20,000 को मेरे पास जमा करवा दो, इस 20,000 को मेरे पास जमा करा दो। इस 20,000 का यूज आप लोन के लिए नहीं कर सकते, इस 20,000 को मेरे पास कंपलसरी, लीगली कंपलसरी, कानूनी तौर से मेरे पास जमा करवाना पड़ेगा। तो क्या करेगा पीएनबी, उसके पास जो 1 लाख करोड़ रुपए थे उसमें से वो 20,000 रुपए उठा के आरबीआई के पास, आरबीआई के अकाउंट में जमा कर देगा, और जो बच गया 80,000 ये मार्केट में उसका लोन बटेगा, जनता को जो है 80,000 का लोन जो है बटेगा। तो इसको बोलते हैं सीआरआर। जो इस अमाउंट को जो आरबीआई के पास रखवाया, कितना रखवाया बच्चों, 20,000, तो इस अमाउंट को बोलते हैं सीआरआर। तो उसका अगर मीनिंग बोलूं तो इसका मीनिंग ये बनता है, इसका मीनिंग ये बनता है कि भाई साहब सीआरआर टोटल डिपॉजिट कुल जमाओं का वह भाग है, वह पोर्शन है जो कि एक कमर्शियल बैंक को, एक वाणिज्य बैंक को लीगली कंपलसरी, कानूनी तौर से लीगली कंपलसरी आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। अब भाई मान लो सीआरआर बढ़ गई, भाई क्या मान लो, सीआरआर बढ़ गई, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया गया। अर्थात मतलब कहने का यह है कि जो सीआरआर 20% था बच्चों, मान लो उसको 20% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 30%। सीआरआर को 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया। इसका सिंपल सा बच्चों मतलब यह है कि अब जो पीएनबी के पास 1 लाख करोड़ थे, उस 1 लाख करोड़ का 30%, अगर 30% की बात करूं तो कितना आएगा, 30,000। तो 30,000 अब जमा करवाने पड़े किसके पास, आरबीआई के पास। तो कितना बच गया जी, बचेगा 70,000। 70,000 का मार्केट में लोन जाएगा। अब जनता को केवल 70,000 रुपये मिल पाएगा। तो बताओ, जल्दी बताओ। सीआरआर के बढ़ने से जनता के पास लोन ज्यादा बटा कम बटा, भैया लोन कम बटा, क्योंकि जितना सीआरआर बढ़ेगा उतना ही पीएनबी को अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा, और जितना पैसा आरबीआई के पास जाएगा उतना पैसा लोन के लिए कम होता जाएगा। और जब पैसा लोन के लिए कम होगा तो मार्केट में जनता को भी लोन बच्चों कैसे मिलेगा, जनता को भी लोन मार्केट में काफी कम मिलेगा। और जब जनता को लोन मार्केट में कम मिलेगा तो उसे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मुद्रा की पूर्ति कम, फिर देन वही अपनी चेन, परचेजिंग पावर कम, और प्राइस का लेवल भी कम। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं ये लिखते कैसे। तो होता ही है कि जब सीआरआर बढ़ता है तो सीआरआर के बढ़ने से कैश रिजर्व विद कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के पास कैश रिजर्व है, ये वाला लोन को बांटने के लिए कैश रिजर्व विद कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के पास नकद जमा है, कैश रिजर्व है, वो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात, कम हो जाएगा, कैश रिजर्व कम हो जाएगा।
जब कैश रिजर्व कम हो जाएगा तो उनके पास पैसा कम हो जाएगा, तो मार्केट में जो लोन कैपेसिटी है, जो लोन बांटने की कैपेसिटी है, या आप बोलो क्रेडिट कैपेसिटी, जो साख की कैपेसिटी है, साख निर्माण क्षमता, वो कम, क्रेडिट कैपेसिटी कम, तो मार्केट में लोन कम, मार्केट में लोन कम तो मनी सप्लाई कम, जब मनी सप्लाई कम तो परचेजिंग पावर कम, परचेजिंग पावर कम तो मार्केट में प्राइस का लेवल कम, और प्राइस का लेवल कम तो इन्फ्लेशन वाली समस्या सॉल्व। जल्दी से आप लोग उसको नोट कीजिए जल्दी से कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है और किस प्रकार ये हेल्प करता है हमारे देश में इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने में। चलिए भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर। ठीक है भाई, चलो बड़े आ गए। ठीक, तो बताओ CRR को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? अरे भैया CRR को जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा, और ऊपर मैंने गलत कर दिया, ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा, मैंने गलत लिख दिया। बैंक रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा, रेपो रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। सॉरी बाय मिस्टेक, गलती से गलती हो गई, और CRR को भी बढ़ाना पड़ेगा। तीन हो गए। चौथा फोर्थ, बच्चा फोर्थ होता है स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात हिंदी में। वैधानिक तरलता अनुपात बोले तो स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। अब भाई ये क्या होता है इसको भी जान लो, तो सुनिए ये क्या होता है। बड़ा वही वाली कहानी कि ये है हमारे पास PNB, पंजाब नेशनल बैंक, उसके पास टोटल डिपॉजिट कुल जमा बच्चों कितनी है? अपने वही एग्जाम्पल पुराना वाला 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। RBI का क्या आया? ऑर्डर आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया, और वो बोले कि भैया जो SLR है ना वो रखनी पड़ेगी 20%। ये ठीक है, रख ले गए। इसका मतलब ये कि इसके बढ़ गए दो पार्ट, 20,000 ऊपर किसके नाम पे? SLR के नाम पे, और 80,000 नीचे किस नाम पे? जी मार्केट में लोन बांटने के नाम पे। SLR 20,000 और लोन बांटने के नाम पे मार्केट में 80,000। ठीक, अब इससे क्या होगा? लेकिन फर्क इतना है कि CRR में जो ये पैसा था, ये पैसा RBI के पास जाकर CRR में इस पैसे को RBI के पास जमा करवाना पड़ता था, लेकिन SLR में ऐसा नहीं है। SLR के अंदर ये जो पैसा है RBI के पास नहीं आएगा, ये पैसा बैंकों को सेल्फ डिपॉजिट, ये पैसा बैंकों को अपने पास ही रखना पड़ेगा, लेकिन रखने के बावजूद भी वो उसका यूज लोन के लिए नहीं करेंगे, वो उसका यूज लोन के लिए नहीं करेंगे, लेकिन ये पैसा अपने पास ही रखना पड़ेगा। इस पैसे को आप RBI के पास जमा नहीं करवा सकते। तो दोनों का मतलब सेम था कि टोटल डिपॉजिट का, कुल जमा का 1 लाख का वो वाला भाग जिसको लोन के रूप में यूज नहीं कर सकते, या तो क्या होता है वो CRR, या बच्चों क्या होता है वो SLR। बस फर्क इतना है कि अगर CRR है तो वो पैसा कहां जाएगा? RBI के पास, और अगर SLR है तो वो पैसा बच्चों कहां रहेगा? वो रहेगा बैंकों के स्वयं के पास, बैंकों के अपने पास। ठीक है भाई, समझ में आ रहा आप लोगों को इतना? जी ठीक है। अब आगे वाली कहानी बोलो भैया। अब देखो भाई आगे वाली कहानी बच्चों ये है कि अगर RBI SLR को बढ़ा के तक 30%, तो बात वही है कि अब 1 लाख करोड़ का 30% बोले तो 30,000, बोले तो
30,000, 30,000 रुपये SLR के रूप में रखने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर 30,000 को SLR के रूप में रखूंगा तो केवल और केवल 70,000 रुपये ही लोन के रूप में बांट पाऊंगा। तो जनता के पास जहां पहले 80,000 रुपये लोन के रूप में बढ़ रहे थे, जनता के पास अब केवल और केवल 70,000 रुपये ही लोन के रूप में बट पाएंगे। जनता के पास पैसा कम बटेगा, ठीक है ना। तो पब्लिक के पास अब केवल 70,000 रुपये बट पाएंगे। इससे क्या होगा, जनता के पास पैसा कम बटेगा, मार्केट में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, मुद्रा की पूर्ति कम, परचेजिंग पावर कम, और देन प्राइस का लेवल भी कम। तो लिखेगा बच्चों वही कि जब SLR बढ़ता है, जब SLR बढ़ता है तो बैंकों के पास जो कैश रिजर्व है जो लोन के रूप में बांटते वो कम हो जाएगा, जिससे उनकी लोन कैपेसिटी, लोन बांटने की क्षमता कम, जिससे मार्केट में क्या होगा, मार्केट में लोन कम। अगर मार्केट में लोन कम तो मनी सप्लाई कम, देन परचेजिंग पावर कम, और फिर लास्ट में प्राइस का लेवल भी डाउन। समझ में आया बच्चों। तो इस प्रकार से, इस माध्यम से जो है SLR मार्केट में प्राइस के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स क्या कि SLR को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो चारों को ही बढ़ाना पड़ेगा, वो बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, CRR हो, SLR हो। तो भैया हमने 4 तो पढ़ लिए, अब हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, 5वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, उससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो। चलिए भाई, नोट कर लिया। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो 1 2 3 4 हो गए बच्चों, बढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बोले तो खुले बाजार की क्रिया है, ठीक है भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए भाई देखते हैं। देखो भाई, 5वां ओपन मार्केट ऑपरेशन, हिंदी में खुले बाजार। यहां लिखो भाई, जगह चाहिए ना एग्जाम्पल समझाने के लिए, ऐसे मैं बोलूंगा तो समझ में आपको आएगा नहीं। भैया हमें एग्जाम्पल दो, बोर्ड पे लिख लिख के बताओ। तो ठीक है भैया, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है भाई? अब ये खुले बाजार, खुले बाजार, थोड़े विचारों खोलो अपने, ठीक है ना। तो खुले बाजार ओपन मार्केट ऑपरेशन। सुनो भैया क्या होता है, ये भैया होता है ना हमारा आरबीआई। जी आरबीआई करता क्या है, ये आरबीआई करता क्या है जी, ये जो है ना कमर्शियल बैंक को, मान लो पीएनबी, इनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल परचेज करता है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सरकारी प्रतिभूतियां है, उनको सेल करता है या उनको बेचता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब बच्चों है गवर्नमेंट के शेयर डिवेंचर बॉन्ड हो गए या गवर्नमेंट गोल्ड, कुछ भी हो गए। तो आरबीआई पीएनबी के साथ इनको तो सेल करता है या फिर पीएनबी से, मतलब अल्टीमेटली और भी कमर्शियल बैंक से इनको परचेज करता है। तो महंगाई के टाइम पे जब महंगाई होगी तो आरबीआई केंद्रीय बैंक इन सरकारी प्रतिभूतियों को, सरकार की संपत्तियों को, सरकार की सिक्योरिटीज को, सरकार के शेयर डिवेंचर बॉन्ड को बेचेगा या खरीदेगा। तो भैया सिंपल सी बात है, वो बेचेगा। अब सुनो क्यों बेचेगा, तो सुन लो भाई। देखो जब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई फॉर एग्जांपल से मान लो कि भैया पीएनबी के पास कितना पड़ा है, पीएनबी के पास जो टोटल पैसा पड़ा है वो पड़ा है 1 लाख करोड़।
पीएनबी के पास पड़ा है पैसा, कितना बच्चों, 1,00,000 करोड़। अब आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने पीएनबी को सिक्योरिटी सेल करी कि मेरे पास ना सिक्योरिटीज है, मेरे पास प्रतिभूति और मैं आपको बेचना चाहता हूं, और पीएनबी मना भी नहीं कर सकता क्योंकि आरबीआई तो उनका पापा है। सभी बैंकों का पापा कौन है, ये सभी बैंकों का पापा आरबीआई है, तो आरबीआई तो उनका पापा है। अब पापा कुछ बोल ले तो अगर बेटा ना माने तो पापा उसको जबरदस्ती करवाना जानते हैं। तो पापा ने, इट मींस आरबीआई ने बोला पीएनबी से कि मैं कुछ गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज आपको सेल करूंगा, तो पीएनबी को मानना पड़ा। और मान लो आरबीआई ने पीएनबी को जो है बच्चों 30,000 रुपए की सिक्योरिटी सेल करी। एक बात बताओ, अगर आरबीआई पीएनबी को 30,000 रुपए की सिक्योरिटी सेल ना करता तो पीएनबी क्या करता, इस पूरे 1,00,000 का मार्केट में लोन बांटता और मार्केट को दिलवाता मजे, मार्केट में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती, मार्केट में परचेजिंग पावर बढ़ती, मार्केट में प्राइस का लेवल बढ़ता। लेकिन आरबीआई तो आरबीआई था, आरबीआई आ गया बीच में। आरबीआई ने बोला कि भैया 30,000 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम आपको सेल करेंगे। तो पीएनबी क्या करेगा कि जो उसके पास पैसा है उसमें से 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज क्या करेगा, आरबीआई को पे करेगा। बिकॉज क्यों पे करेगा, क्योंकि आरबीआई ने सामान बेचा है, और जब कोई भी बैंक सामान बेचेगा तो मुझे पैसा लेगा। अरे आरबीआई ने पीएनबी को सरकार का सामान बेचा तो बदले में क्या लेगा, पैसा। अब भाई जो उसके पास 1,00,000 था उसमें से 30,000 तो बेच दिया, बेच दिया मीन्स उसमें से 30,000 तो चले गए। तो कितने बचे भैया, अब बचे पीएनबी के पास कितने, 70,000 रुपए, और अब वो केवल मात्र इतने का लोन बांट पाएगा। इट मींस क्या, लोन का अमाउंट हो गया कम। अब क्योंकि मार्केट में लोन का अमाउंट कम हो गया तो मनी सप्लाई कम होगी, परचेजिंग पावर भी कम होगी, और लास्ट में प्राइस का लेवल भी कम होगा। बस इस प्रकार से जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्क करेगा। तो इस वाले में कुछ नहीं लिखना, इतना लिखना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूतियों को सेल करेंगे। सेल करने से क्या होगा, सेल करने से जो बैंक है उनका कैश रिजर्व कम हो जाएगा। जो 1,00,000 था वो कम होकर 70,000 हो गया, ये कम हो जाएगा तो उनकी क्रेडिट कैपेसिटी कम हो जाएगी, लोन बांटने की क्षमता कम हो जाएगी, और फिर वही मार्केट में लोन कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम, परचेजिंग पावर कम, देन प्राइस का लेवल कम। जल्दी से इसको नोट कर लो, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आपका हो गया। अब बच्चों बचता है आपका आखिरी पॉइंट, जिसमें कि मैं बताऊंगा आप लोग ही और किस तरीके से जो है कंट्रोल कर सकते हैं प्राइस को, प्राइस लेवल को मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा। इसको नोट करो पहले। चलिए भाई, नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों आगे की ओर, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। डस्टर गिर गया। चलिए, बड़ा आखिरी पॉइंट है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना, RRR हिंदी में बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। उससे पहले एक बात बताओ, गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा। आखिरी पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर क्या है, इसका क्या रोल है मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले इसका मतलब क्या है भाई, देखो अभी हमने पढ़ा था रेपो रेट, ये लिखा, और अब हम बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट। अब इसका मतलब क्या है, देखो भाई, आरबीआई पीएनबी को जिस रेट पर लोन देता है, आरबीआई ने पीएनबी को जिस रेट पर लोन दिया, उसको तो बच्चों हम लोगों ने क्या बोला,
ये उसको हमने बोला रेपो रेट या बैंक रेट। लेकिन अब पीएनबी जिस रेट पर अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराएगा, क्योंकि ये जो बैंक है ना, बैंक पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, लेना बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, जितने भी बैंक है इन सबका अकाउंट कहाँ है? ये इन सबका अकाउंट है आरबीआई के पास। ये आरबीआई से लोन लेते भी है और आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करवाते भी है। तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जिस रेट पर अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवाता है कि पंजाब फॉर एग्जांपल आरबीआई ने बोला कि भैया हमारे पास जमा करवाओगे पैसा तो आपको इतना % ब्याज मिल जाएगा। मान लो कि आरबीआई ने बोला कि भैया 5% का ब्याज मिल जाएगा, तो पीएनबी क्या करेगा? पीएनबी 5% के लिए आरबीआई के पास पैसा जमा करवा देगा। तो जिस भी रेट पर पीएनबी अपने पैसे को आरबीआई के पास जमा करवाता है उसको ही बच्चों क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर कहते हैं। ठीक है भाई, अब सुनो बात को और ध्यान से, अब सुनो बच्चों बात को और अत्यधिक ध्यान से। तो भैया मान लो जो रेट थी 5% थी, पीएनबी के पास 1 लाख थे, पीएनबी ने क्या करा? इन 1 लाख रुपए को जमा करवाया आरबीआई के पास, तो आरबीआई 1 लाख जमा करेगा, वापसी कितने करेगा? 1 लाख प्लस उस पे 5%, 5,000 का ब्याज, 1,05,000 वापसी करने पड़ेंगे आरबीआई को। अब आरबीआई ने क्या करा? इस रेट को बढ़ा दिया जी, 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया। तो अब अगर पीएनबी अपने 1 लाख रुपए जमा कराएगा तो कितने मिलेंगे? अब उसको 1 लाख के बदले कितने मिलेंगे बच्चों? 1 लाख तो मिलेंगे, प्लस उस पे 7% ब्याज, 7,000, 1,07,000 वापसी मिलेगी। इट मीन्स क्या? पहले से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। पहले आरबीआई 1,05,000 पे कर रहा था और अब आरबीआई 1,07,000 पे करेगा। तो भैया पीएनबी तो बल्ले बल्ले, पीएनबी की तो बल्ले बल्ले, पंजाब का बैंक वैसे ही है तो बल्ले बल्ले करेगा। तो भैया पीएनबी की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अब उसको 1,05,000 की जगह 1,07,000 मिलेंगे। इससे क्या होगा? पीएनबी अट्रैक्ट होगा कि यार अच्छी बात है यार, देखो ना 2,000 का बैठे बैठे फायदा, 2,000 का बैठे बैठे फायदा। इस फायदे को पीएनबी समझेगा और जितना अपना पैसा था सारा का सारा पैसा आरबीआई के पास जमा करवा देगा। बिकॉज अब आरबीआई के पास से ज्यादा पैसा मिल रहा है, आरबीआई के पास से अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अच्छे इंटरेस्ट के लालच में पीएनबी अपना मोस्टली पैसा आरबीआई के पास जमा करवा देगा। और जब पीएनबी अपना अधिकतर पैसा आरबीआई के पास जमा करवा देगा तो इसके पास लोन के बांटने के लिए पैसा क्या हो जाएगा? कम। जब लोन के बांटने के लिए पैसा कम तो मार्केट में मनी सप्लाई कम, परचेजिंग पावर कम और मार्केट में प्राइस कम। इस प्रकार से आपकी चेन ये चलेगी। तो रिवर्स रेपो रेट को भी इस वाले केस में हम लोगों को बच्चों क्या करना पड़ेगा जी? रिवर्स रेपो रेट को भी हमको बढ़ाना पड़ जाएगा। हाँ भाई, समझ में आया? तो आई थिंक अब बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे जो है इन सब के माध्यम से हम जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपको एक बात अगेन कहना चाहूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर खत्म नहीं हुई है। अगली क्लास में भी मॉनेटरी पॉलिसी कराऊंगा। एक्चुअली में मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल है। एक होते हैं बच्चों क्वालिटेटिव टूल, जिसको बच्चों बोलते हैं हम लोग हिंदी में गुणात्मक उपकरण, और एक होता है बच्चों क्वांटिटेटिव टूल, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण। तो जो हमने 6 के 6 पढ़े, 1 से लेकर 6 तक बच्चों हमने ये पढ़े हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। तो आरबीआई के पास जो है 6 क्वांटिटेटिव टूल्स है, हिंदी में मात्रात्मक उपकरण है, जिनके माध्यम से हम लोग जो है बच्चों इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। जो क्वालिटेटिव टूल है, जो गुणात्मक उपकरण है बच्चों, वो 3 हैं, जिनको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक और शुरू करूंगा, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है ना, महंगाई के कारण। ठीक है भाई, इतना आप लोग पढ़िए, इतना आप लोग नोट करिए, इतने के आप लोग नोट्स बनाइए। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बेटा मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। अब जब तक मैं ना मिलूं, दुआओं में याद रखना।